हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है 100 प्रश्न के सीरीज में। दोस्तों आज मैं आपको 100 प्रश्न बताऊंगा काफ़ी डिस्कशन के साथ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने में है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का जो प्रकाशन हुआ था वो हुआ था 1848 ईस्वी में हुआ था। अच्छा, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पूछेगा किसका बुक है? कार्ल मार्क्स का। किसका बुक है? कार्ल मार्क्स का है। कार्ल मार्क्स का जन्म पूछेगा कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। इनका एक और बुक है जिसको हम लोग कहते हैं दास कैपिटल। क्या कहते हैं? दास कैपिटल। दास कैपिटल को कहते हैं समाजवादियों का बाइबिल। क्या कहते हैं? समाजवादियों का बाइबिल। पूछेगा ये दास कैपिटल कब आया था? 1868 ईस्वी में आया था। कब आया था? 1868 ईस्वी में आया था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न आपके सामने में है, रूस की अक्टूबर क्रांति किस नाम से जानी जाती है? दोस्तों रूस में जो अक्टूबर क्रांति हुआ था इसी को हम लोग नवंबर क्रांति के नाम से भी हम लोग जानते हैं, और इसी को हम लोग बल्शेविक क्रांति भी कहते हैं। ये कब हुआ था? 1917 में हुआ था। कब हुआ था? 1917 में हुआ था। ऑप्शन नंबर घ क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। अच्छा, भारत में पूछेगा लाल क्रांति का संबंध किससे है? तो लाल क्रांति का संबंध है टमाटर उत्पादन या मांस उत्पादन से है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न आपके सामने में है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में देसी राजवाड़ों की संख्या कितनी थी? दोस्तों जो हमारा देश जब आज़ाद हुआ था, जब अंग्रेज छोड़ के जा रहा था, तो हमारा देश जो था अखंड कई भाग में बटा हुआ था। टोटल यहाँ पर राजा महाराजा का शासन हुआ करता था। उस समय हमारा देश जो था 565 टुकड़ा में बटा हुआ था। कितना था? 565 टुकड़ा में। इनको जोड़ने का काम, एक करने का काम कौन किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लोग भारत का बिस्मार्क कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत का बिस्मार्क पूछेगा किसको कहते हैं? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं। अच्छा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को पूछेगा सरदार की उपाधि किसने दिया? तो महात्मा गांधी ने दिया। पूछेगा किस आंदोलन में दिया? तो बारदोली सत्याग्रह में दिया। बारदोली सत्याग्रह पूछेगा कब हुआ? तो 1928 में हुआ। कब हुआ? 1928 में हुआ। और बारदोली सत्याग्रह में ही महात्मा गांधी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा? सरदार की उपाधि दिया। अगर महात्मा गांधी ऑप्शन में नहीं रहेगा तो आपका ऑप्शन में रहेगा बारदोली की महिला। क्या रहेगा? बारदोली की महिला। चलिए इस पर से इतनी जानकारी मिलती है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर आप सर्च कीजिए इतिहास की दुनिया 99, वहाँ से आप वीडियो का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, किस राज्य में ताड़ी विरोधी आंदोलन चलाया गया था? दोस्तों ताड़ी विरोधी आंदोलन जो चलाया गया था आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिला के दवरगंटा गांव में चलाया गया था। और ताड़ी विरोधी आंदोलन चलाया गया था आंध्र प्रदेश में। इसका मेन मकसद था क्या था? वहाँ का जो पुरुषों था उसको ताड़ी का लत लग गया था, तो वहाँ की महिलाओं ने बढ़ चढ़ के भाग लिया और इस आंदोलन को चलाया था। ऑप्शन नंबर ख क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने में है अगला प्रश्न है, बिहार में महिलाओं के लिए पंचायती राज संस्थाओं में कितना प्रतिशत सीट आरक्षित है? दोस्तों बिहार में जो है महिलाओं के लिए 50% पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षित है। लेकिन और 30% पूछेगा लोकसभा में। महिला का आरक्षण जो है लोकसभा में कितना दिया गया है? 30%, 30% दिया है। लेकिन पंचायती राज में 50% दिया गया है। पंचायती राज व्यवस्था का स्थापना पूछेगा भारत में सर्वप्रथम किसने किया था? तो किया था बलवंत राय मेहता। कौन किया था? बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता पूछेगा भारत में पहला पंचायती राज का स्थापना जो किया था किस जिला में किया था? तो राजस्थान के नागौर जिला में। कौन जिला में? नागौर जिला में किया था। और राजस्थान के नागौर जिला में ही, राजस्थान के नागौर जिला में। और कब किया था? 1973 में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में कौन संघीय राज्य की विशेषता नहीं है? संघीय राज्य की विशेषता होता है लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, सर्वोच्च न्यायालय, इकहरी शासन व्यवस्था। दोस्तों इकहरी मतलब एक ही आदमी का शासन नहीं होता है। हम लोग का यहाँ क्या है? संघ है, सबका संघीय शासन व्यवस्था है। क्या है? संघीय इकहरी शासन व्यवस्था जो होता है ये संघीय की राज्य की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ग क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, भारत में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी? और कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था दोस्तों 28 दिसंबर 1985 को हुआ था। तब से लेकर के कांग्रेस आज़ादी के बाद तक राज किया।
लेकिन 1975 में इंदिरा गांधी ने लगा दिया था आपातकाल। आईजी इंदिरा गांधी ने क्या लगाया? आपातकाल लगाया। कब लगाया? 1975 में लगाया। जिसके बाद में इन्होंने जनता पर इतना जुल्म किया, जनता ने इनको सत्ता से हटा दिया और 1977 में पहली बार कांग्रेस के अलावा गैर कांग्रेसी सरकार बना। कब बना? 1977 में बीजेपी का सरकार बना। और बीजेपी पार्टी का गठन पूछेगा कब हुआ था? तो 6 अप्रैल 1980 को। कब हुआ था? 6 अप्रैल 1980 को पूछेगा। इसका स्थापना किसने किया था? इसका स्थापना अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। और अटल बिहारी वाजपेयी को हम लोग कहते हैं राजनीति में भीष्म पितामह। क्या कहते हैं? राजनीति का भीष्म पितामह। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, संसदीय प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका कौन होता है? अच्छा, जहाँ पर संसदीय प्रणाली लागू होता है वहाँ पर पूछता है कार्यपालिका का शक्ति किसके पास में होता है? तो कार्यपालिका का जो मालिक होता है कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। लेकिन राष्ट्रपति अपने शक्ति का प्रयोग अपने द्वारा चुने गए अधीनस्थ मंत्रिमंडल की सहायता से करेगा। और मंत्रिमंडल का मालिक दोस्तों कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। इसलिए ऑप्शन का क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। संसदीय प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति वास्तविक कार्यपालिका कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। इसलिए आपने देखा होगा भारत में जो भी फैसला लेता है प्रधानमंत्री लेता है, क्योंकि यहाँ पर संसदीय प्रणाली लगा हुआ है। वही अमेरिका में जाइए तो वहाँ का राष्ट्रपति लेता है, क्योंकि वहाँ पर संसदीय प्रणाली नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, अगला प्रश्न है, जनता दल यूनाइटेड का गठन कब हुआ? यानी कि आपको पूछ रहा है जेडीयू यानी नीतीश कुमार जदयू का, इसका स्थापना कब हुआ था? 1999 में हुआ था। कब हुआ था? 1999 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, अगला प्रश्न आपके सामने में है, वर्तमान में बिहार में जिलों की संख्या है। काफ़ी बच्चा वाला प्रश्न आ गया है। बिहार में पूछ रहा है कि जिलों की संख्या टोटल कितना है? टोटल बिहार में 38 जिला है। कितना जिला है? 38 जिला है। चलिए बढ़ते हैं। और राज्य कितना है? अभी 28 राज्य है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था? महाजन पद काल के समय का बात है। तो लिच्छवी गणतंत्र जो था हमारा बिहार के वैशाली था। कौन था? बिहार में एग्जैक्ट जगह पूछेगा तो कौन था? वैशाली, या इसी को हम लोग कहते हैं वज्जी। क्या कहते हैं? वज्जी। ये दोनों कौन था? ये दोनों जो था गणतंत्र था महाजन पद काल में। तो ये बात याद रख लीजिएगा। लिच्छवी गणतंत्र पूछेगा कौन था? तो बिहार। बिहार ऑप्शन का क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है, फटाफट आप लोग जवाब दीजिए। आप लोग अपना तैयारी को चेक कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह कौन नहीं जानता है? कमल फूल छाप, मोहर मारे तान के, कमल फूल छाप पहचान के। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, अच्छा, पंजा छाप किसका है? कांग्रेस का है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, इनमें कौन जूट उत्पादक क्षेत्र नहीं है? दोस्तों जूट यानी पटसन किसको कहते हैं? जूट को हम लोग क्या कहते हैं? पटसन कहते हैं। और ये कौन नहीं है? भोजपुर नहीं है। पूर्णिया में भी होता है, दरभंगा में होता है, कटिहार में भी होता है। अच्छा, जूट को हम लोग कहते हैं सुनहरा रेशा। क्या कहते हैं? सुनहरा रेशा। पूछेगा जूट का उत्पादन भारत का सर्वाधिक किस राज्य करता है? तो पश्चिम बंगाल करता है। WB वेस्ट बंगाल करता है। अच्छा, जूट का उत्पादन पूछेगा विश्व में सर्वाधिक कहाँ होता है? तो बांग्लादेश में होता है। कहाँ होता है? बांग्लादेश में होता है। इतना बात याद रख लीजिएगा। और अगला प्रश्न आपके सामने में है, नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? छोटा पैमाने का उद्योग है चीनी उद्योग, कागज उद्योग, लौह एवं इस्पात उद्योग, हस्तशिल्प उद्योग। अच्छा, हाथ से जो किया जाएगा इसमें क्या है? छोटा काम है ये हस्तशिल्प उद्योग, या इसी को हम लोग कहते हैं कुटीर उद्योग। क्या कहते हैं? कुटीर उद्योग। ये छोटे पैमाने का उद्योग है। तो ऑप्शन नंबर ग क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, टिहरी बांध परियोजना संबंधित है। दोस्तों टिहरी बांध परियोजना जो है वो टिहरी नदी पर उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिला में स्थापित है। और ये टिहरी नदी पर बंधा हुआ है। तो टिहरी बांध कहाँ है? उत्तराखंड में है। तो ये भी बात याद रख लीजिएगा। अच्छा, नागा नक्टी बांध पूछे कहाँ है? तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो नागा नक्टी जो है जमुई में। कहाँ है? जमुई में है। अच्छा, भाखड़ा नागला पूछेगा बांध किस नदी पर है? तो भाखड़ा नागला सतलज नदी पर है। और महानदी पर पूछेगा कौन सा बांध है? उड़ीसा के महानदी पर कौन सा बांध है? कमेंट में फटाफट आप लोग बताइए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, तीसरा पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? दोस्तों टोटल 3 पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। कितना हुआ था? 3 पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। पहला जो हुआ था 1900 पहला पृथ्वी सम्मेलन, दूसरा पृथ्वी सम्मेलन, तीसरा पृथ्वी सम्मेलन।
पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरो जो कहाँ पड़ता है? ब्राज़ील में। दूसरा पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? यहीं हुआ था। तीसरा कहाँ हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, इनमें से किस प्रदेश में कोनधारी वन पाया जाता है? कोनधारी वन पूछा जाता है, कहाँ पाया जाता है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इनमें सभी लद्दाख। तो यह कहाँ पाया जाता है? ये सभी जगह क्या पाया जाता है? कोनधारी वन पाया जाता है। अच्छा, उत्तराखंड में आप याद रख लीजिए पार्क है जिम कॉर्बेट पार्क। क्या है? जिम कॉर्बेट पार्क और राजाजी नेशनल पार्क, फूलों की घाटी नेशनल पार्क। बार बार मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। चलिए अच्छा, सबसे बड़ा पार्क पूछेगा तो सबसे हेमिस नेशनल पार्क जो कहाँ है? लद्दाख में है। कहाँ है? लद्दाख में है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, इनमें से कौन मांसाहारी जीव नहीं है? भालू, सिंह, नीलगाय, बाघ। दोस्तों जो नीलगाय है वो मांसाहारी जीव नहीं है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, तांबा खनन से संबंधित खेतड़ी केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? दोस्तों तांबा उत्पादन के लिए खेतड़ी राजस्थान में 2 जगह है, एक है खेतड़ी और दूसरा है देवड़ी। कौन है? खेतड़ी और देवड़ी। जब भी आपको कहीं पे लिखा मिल जाए समझ जाइएगा इसका उत्पादन किससे है? तांबा उत्पादन से है। तो ये कहाँ पर है? यह राजस्थान में है। तो ऑप्शन नंबर को क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने। अच्छा, मध्य प्रदेश में कौन है? बालाघाट। कौन है? बालाघाट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, इनमें कहाँ परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र नहीं है? परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र नहीं है। गुजरात में हम लोग तो जानबे करते हैं, गुजरात में है ये है काकड़ापाड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? गुजरात में है। उत्तर प्रदेश में नरोड़ा है, जानबे करते हैं। महाराष्ट्र में तारापुर है। केरल में दोस्तों नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ये सब जगह क्या है? परमाणु ऊर्जा केंद्र है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अच्छा, पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र पूछेगा कि भारत में पहला या एशिया का प्राचीन परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है? महाराष्ट्र का तारापुर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न है, किस फसल को उजला सोना कहते हैं? यानी व्हाइट सोना हम लोग किसको कहते हैं? प्लेटिनम और कपास को कहते हैं। तो ऑप्शन में देख लीजिएगा, प्लेटिनम और कपास दोनों को कहते हैं। तो सफ़ेद सोना हम लोग किसको कहते हैं? प्लेटिनम कपास को कहते हैं। और गन्ना उत्पादन में पूछेगा सर्वाधिक आगे कौन है? तो उत्तर प्रदेश है। और कपास उत्पादन में पूछेगा सर्वाधिक कहाँ होता है? तो महाराष्ट्र में। कहाँ होता है? और कपास का उत्पादन जो होता है काली मिट्टी में होता है। किस मिट्टी में होता है? काली मिट्टी में होता है। काली मिट्टी को हम लोग रेंगुड़ मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं? रेंगुड़ मृदा कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, फूट डालो और शासन करो किसकी नीति थी? दोस्तों ये अंग्रेजों का नीति था। भारत में वो शासन फैलाने के लिए आपस में फूट डालो और शासन करो, यही नीति के तहत उन्होंने राज किया। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न है, किस देश ने भारत का शोषण किया है? तो हम लोग जानते हैं, हम लोग जो थे ब्रिटेन के सामंत थे, तो ब्रिटेन ने हमारा शोषण किया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 200 वर्ष तक हम लोग को गुलाम बना करके रखा था। चलिए, आर्थिक क्रिया से हमें क्या प्राप्त होता है? दोस्तों आर्थिक क्रिया से हमको किसी का आय का पता चलता है, किसी देश का आय का पता चलता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न है, समस्त आर्थिक क्रियाओं का योग क्या कहलाता है? दोस्तों समस्त आर्थिक क्रियाओं का योग अर्थव्यवस्था कहलाता है। क्या कहलाता है? अर्थव्यवस्था कहलाता है। ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, इनमें से किन प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? अच्छा, खाली जनसंख्या में याद रख लीजिएगा बिहार झंडा गाड़ले है, और सब चीज़ में टेक्नोलॉजी में और सब चीज़ में बिहार क्या है? सबसे पिछड़ा है। तो इनमें से किन प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय कम होगा? तो बिहार का होगा। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय का अनुमान किसने लगाया था? तो दादा भाई नेरोजी ने। किसने लगाया था? दादा भाई नेरोजी ने लगाया था। और दादा भाई नेरोजी का किताब नाम था द ब्रिटिश अनरूल्ड इन इंडिया। अंग्रेज भारत को कैसे लूट रहा है। इस समय जो प्रति व्यक्ति आय था कितना था? 25 रुपया। कितना था? 20 रुपया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित किस विकास पद्धति में विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचता है? अच्छा, ऐसा विकास जो समाज के सभी वर्ग को लाभ पहुंचाए उसको हम लोग समावेशी विकास कहते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, वर्ष 2007 से 12 किस पंचवर्षीय योजना का काल रहा?
हम लोग को पता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो चला था 1951 से 1956 तक चला था, 5 साल तक चला था। 56 से 61 और 61 चला था। इसी प्रकार चलते चलते जो 2007 से 12 वाला पूछ रहा है, ये 11वीं पंचवर्षीय योजना था। कितना था? 11वीं पंचवर्षीय योजना था। और पंचवर्षीय योजना को अब हटा करके इसके जगह पर पूछेगा कौन काम कर रहा है? नीति आयोग कर रहा है। कौन काम कर रहा है? नीति आयोग। इसका स्थापना 1 जनवरी 2014 को कौन किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। और चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, किसकी स्वीकृति से अर्थव्यवस्था में मुद्रा का चलन होता है? दोस्तों, किसी भी देश में मुद्रा का चलन जो होता है वहाँ के सरकार के स्वीकृति पर, उसके कहने पर होता है। तो उसका ऑप्शन नंबर घ क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक समृद्ध विकास देश की प्रति व्यक्ति आय क्या होती है? जो विकसित देश है उसका प्रति व्यक्ति आय हाई होता है, उच्च होता है, अधिक होता है। ऑप्शन का नंबर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न है, विकासशील देश में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि को क्या कहते हैं? उस देश का आर्थिक विकास कहते हैं। जिस देश का प्रति व्यक्ति आय अधिक होगा वह देश उतना ही ज़्यादा विकसित होगा। ऑप्शन नंबर ख क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। पहली बार प्रति व्यक्ति आय का ब्यौरा किसने लिया था? दादा भाई नौरोजी ने। अच्छा, पूछेगा दिल्ली सल्तनत में पहली बार प्रति व्यक्ति आय का पता किसने लगवाया था? तो आपको बताना है फिरोज शाह तुगलक, FST, फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय की उत्पादन एवं गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से क्या है? दोस्तों, राष्ट्रीय आय का जो गणना है करना काफ़ी कठिन होता है। सहज विधि, व्यवहारिक विधि, वैज्ञानिक विधि, इन सभी विधि के द्वारा क्या किया जाता है? राष्ट्रीय आय को ज्ञात किया जाता है। फिर भी इतना सारा कठिनाई होने के बाद भी हम लोग राष्ट्रीय आय का गणना कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर घ ये सब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, इनमें किस आपदा से बिहार सुरक्षित है? कितना लड्डू वाला प्रश्न आ गया है कि बिहार में समुद्र न है तो सुनामी से बिहार क्या है? सुरक्षित है। सुनामी को हम लोग कहते हैं समुद्री भूकंप। क्या कहते हैं? समुद्री भूकंप कहते हैं। सुनामी जो है, ये पूछेगा कौन शब्द है? यह एक जापानी शब्द है। सुनामी कौन शब्द है? यह एक जापानी शब्द है। और समुद्र में जो क्या होता है, भूकंप आता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। और चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, इनमें से कौन एक राज्य सर्वाधिक सूखाग्रस्त है? सबसे अधिक सूखाग्रस्त वाला राज्य कौन सा होगा? बिहार में तो यहाँ तो जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा पाया जाता है, 40% पाया जाता है। यहाँ पर तो सूखा होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर बाढ़ पानी आता रहता है। हाँ, गुजरात हो जाएगा क्योंकि वहाँ पर काली मिट्टी पाया जाता है और काली मिट्टी में दरार पड़ल रहता है, फटल फटल मिट्टी आपको दिखाई देगा और इसलिए उसको हम लोग काली मिट्टी को कहते हैं, स्वतः जिताई वाली मृदा। तो यहाँ पर क्या होता है? पानी का कमी होता है, तो ये सूखाग्रस्त है। तो ऑप्शन ख क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, सुनामी किस भाषा का शब्द है? पीछे बतेबे किए हैं, यह जापानी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? जापानी भाषा का शब्द है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है, जोन 1 से जोन 5 संबंधित है भूकंप से। किससे है? भूकंप से संबंधित है। अच्छा, भूकंप जो है भारत में पूछेगा कि बिहार में सबसे ज़्यादा विनाशकारी भूकंप कब आया था? तो 2008 में आया था, 2009 में आया था। कब आया था? 2009 में आया था। और भूकंप को हम लोग किससे मापते हैं? रिचर स्केल से मापते हैं। किससे मापते हैं? रिचर स्केल से मापते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, वियतनामी संस्कृति प्रभावित थी। दोस्तों, वियतनाम जो था, वियतनाम पर कब्जा किसका था? वियतनाम को गुलाम बना लिया था चीन। कौन बनाया था? चीन बना लिया था। ये चीन के संस्कृति से प्रभावित था। तो ऑप्शन नंबर का क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चीन का राजधानी कहाँ है? बीजिंग। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न है, लियांग किचाओ कौन था? दोस्तों, लियांग किचाओ ये एक चीन का दार्शनिक था, यानी समाज सुधारक था। ऑप्शन नंबर ख क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है। अगला प्रश्न, किस समझौता के द्वारा वियतनाम का विभाजन करके 2 भाग में बांट दिया गया? दोस्तों, 1954 में हुआ जेनेवा समझौता। जेनेवा समझौता के तहत इसी वियतनाम को 2 भाग में बांट दिया। एक को कहा गया उत्तरी वियतनाम, दूसरा को कहा गया दक्षिणी वियतनाम। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना कब पारित किया गया था? ये 1919 में, 1919 के अधिनियम में पारित किया गया था। मोंटेग्यू कौन था? भारत का वाइसराय था। मोंटेग्यू सचिव था। चेम्सफोर्ड कौन था? वाइसराय था। तो याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर घ क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, अगला प्रश्न है, वेदों की और लोटों का नारा किसने दिया? दोस्तों वेदों की और लोटों का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम पूछे तो आपको बताना है मूल शंकर। क्या नाम है? मूल शंकर। इसका किताब का नाम पूछे तो आपको बताना है सत्यार्थ प्रकाश। क्या? सत्यार्थ प्रकाश। अच्छा, स्वामी दयानंद सरस्वती को पूछेगा कि वेद का ज्ञान कौन दिया? बस ऑफ वेद ब से बिरजानंदन, स्वामी बिरजानंदन ने दिया था। और जो इसका नाम दिया था दयानंद सरस्वती का उसका जो उसका नाम दिया, याद रख लीजिएगा, कोई नाम देता है तो उसका आपका लाइफ में उसका बहुत बड़ा योगदान होता है, तो इसका जीवन को पूर्ण कर दिया। पूर्ण से याद रख लीजिएगा स्वामी पूर्णानंद ने इसको स्वामी कहा था। चलिए, बाल गंगाधर तिलक जो था इसका मृत्यु 1 अगस्त 1920 को हुआ था। बाल गंगाधर तिलक हेमरू लीग का स्थापना किया था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, अगला प्रश्न आपके सामने में है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? दोस्तों ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है वो सरपंच होता है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ये सब तो जानबे करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, अगला प्रश्न है, भारत में मतदाता होने का न्यूनतम आयु क्या है? मतलब कोई भी व्यक्ति जो मत डाल सकता है उसका न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 18 वर्ष होना चाहिए। अच्छा, पहली बार महिलाओं को वोट डालने का अधिकार पूछेगा कहाँ दिया गया था? तो न्यूजीलैंड में दिया गया था। कहाँ दिया गया था? न्यूजीलैंड की महिलाओं को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति बनाया गया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न और आज़ाद शत्रु के नाम से जानते हैं। देश रत्न और आज़ाद शत्रु के नाम से जानते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रथम मुस्लिम वर्ग के राष्ट्रपति थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन देश के पहले उपराष्ट्रपति थे और बाद में ये देश के दूसरे राष्ट्रपति भी बने। चलिए, इन्हीं के जन्मदिन को हम लोग 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं और ये दर्शन शास्त्र के महान विद्वान थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारत में लद्दाख की क्या स्थिति है? लद्दाख को दोस्तों अब बना दिया गया है केंद्र शासित प्रदेश। क्या बना दिया गया है? केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ख क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, भूकंपीय तीव्रता के मापन से संबंधित स्केल को हम लोग क्या कहते हैं? रिक्टर स्केल कहते हैं, या इसी को हम लोग सिस्मोग्राफ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ। भूकंप का पता पूछेगा किससे लगाया जाता है? सिस्मोग्राफ या रिक्टर स्केल या रिक्टर स्केल से लगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ख क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, अगला प्रश्न, भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? दोस्तों पहली जूट का जो मिल जो है वो कलकत्ता में लगाया गया था। पूछेगा कहाँ? कलकत्ता में रिसरा। कहाँ लगाया गया था? रिसरा। अच्छा, यहीं पर पहला सूती वस्त्र का मिल 1854 में पूछेगा कहाँ लगाया गया था? ये मुंबई में लगाया गया था। इसका मालिक कौन था? काबस जी नानाजी डाभर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, अगला प्रश्न है, आसियान का स्थापना किस वर्ष किया गया था? आसियान का स्थापना जो है 1967 में हुआ था। कब हुआ था? 1967 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने किया था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का बुक था। ये कौन था? हिंदुस्तान रिव्यू। अच्छा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ये कौन था? ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के। जबकि अस्थायी अध्यक्ष पूछेगा कौन था? तो अस्थायी अध्यक्ष जो था वो राजेंद्र प्रसाद था। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, अगला प्रश्न आपके सामने में है, अगला प्रश्न है, किस देश के आर्थिक विकास का सर्वाधिक वैज्ञानिक और मान्य आंकड़ा है उसकी राष्ट्रीय आय? किसी देश के आर्थिक विकास का सर्वाधिक वैज्ञानिक और मान्य आंकड़ा क्या होता है? उस देश का राष्ट्रीय आय होता है। ऑप्शन नंबर ख क्या आ जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, इनमें किससे विनिमय किया जा सकता है? विनिमय दोस्तों मतलब आदान प्रदान किया जा सकता है। एटीएम कार्ड के द्वारा भी आदान प्रदान होता है वस्तुओं का, क्रेडिट कार्ड के द्वारा भी होता है, चेक भी। वर्तमान युग में ये सभी का प्रचलन है। तो ऑप्शन नंबर घ क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, एटीएम का फुल फॉर्म पूछे ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, वर्तमान युग में कौन मुद्रा चलन में है? अभी जो मुद्रा है, सिक्का भी हमको मिलता है, पत्र मुद्रा, चेक भी हमको मिलता है, साथ क्रेडिट भी हमको मिलता है क्रेडिट कार्ड के द्वारा। तो इनमें से सभी अभी चल रहा है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है गैर संस्थागत। अच्छा, संस्थागत क्या होता है? संस्थागत वित्त मतलब होता है बैंक।
रुपया पैसा के मामले में, तो संस्थागत क्या होता है? संस्थागत एक होता है गैर संस्थागत। संस्थागत होता है जो सरकार के द्वारा होता है। गैर संस्थागत क्या होता है? दोस्त हो गया, और लाला जी गाँव में सेठ हो गया, साहूकार हो गया, बनिया हो गया, उनसे जो उधार लिया जाता है, महाजन हो गया। तो गैर संस्थागत वित्त प्राप्त करने का सबसे सुलभ साधन क्या था? तो उस समय गैर संस्थागत कौन था? महाजन के द्वारा जो कर्ज दिया जाता था उसको गैर संस्थागत कहते थे। जबकि वित्तीय संस्थागत के द्वारा लोन कौन देता था? बैंक देता था। कौन देता था? बैंक देता था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, इनमें कौन बीमारू राज्य है? बीमारू राज्य बिहार भी है, राजस्थान भी है, मध्य प्रदेश भी है। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, इनमें से किस प्राथमिक ऊर्जा स्रोत से बिजली पैदा होती है? कोयला से भी होता है, पानी से भी होता है, गैस से भी होता है। इस सब से क्या होता है? बिजली पैदा होता है। और चलिए बढ़ते हैं। इसके द्वारा याद रख लीजिएगा, हवा के द्वारा भी बिजली का प्राप्त किया जा सकता है। हवा के द्वारा कैसे? पवन चक्की के माध्यम से। अच्छा, पवन चक्की जो पंखा के टाइप में जो घूमता है, पवन चक्की के माध्यम से किया जाता है। अब पवन चक्कियों का देश किसको कहते हैं? पवन चक्कियों का देश हम लोग किसको कहते हैं? पवन चक्कियों का देश फटाफट कमेंट में बताइए। एलपीजी एवं एचबीजे पाइपलाइन संबंधित है। यह जो एक पाइपलाइन है यह गैस से संबंधित है। किसका है? गैस से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न है, बॉक्साइट की प्राप्ति किस चट्टान से होती है? लेटेराइट चट्टान से। किस चट्टान से? लेटेराइट चट्टान से। बॉक्साइट का अयस्क पूछे तो एल्युमिनियम, कोरंडम या क्रायोलाइट, ये सब याद रख लीजिएगा। चूना पत्थर किसका कच्चा माल है? तो बॉक्साइट का याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न है, सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? सुनहरा रेशा, इसी को इंग्लिश में कहते हैं गोल्डन फाइबर। किसको कहते हैं? जूट को कहते हैं सुनहरा रेशा। तो ऑप्शन नंबर ग क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर ये रहा दोस्तों आज का टोटल लगभग 100 प्रश्न से ज़्यादा प्रश्न मैंने आपको डिस्कशन के साथ बताया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में भेजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।